तो चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर 8 हमने पढ़ लिया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब इसका थोड़ा सा एडवांस मोड चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि हमने देखा कि जब असेक्सुअल, इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, और सेक्सुअल में तो आते ही आते हैं, है ना। तो ये जो वेरिएशन है, ये किस तरह से हेरिडिटी और इवोल्यूशन को लीड करते हैं, ये हम देखने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड। किस तरह से वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और इनहेरिट होते हैं। ठीक है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन आर ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। वी शैल बी स्टडिंग अंडर इवोल्यूशन। तो किस तरह से इवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं, और नई स्पीशीज़ जो बनती है उसमें किस तरह से वेरिएशन आता है, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो देखो किस तरह से, थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है ज़्यादा, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू या थोड़ा कॉमन सेंस ज़्यादा है इसमें, है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन, a change in it for the next generation. Now think about what would be happen when this new generation in turn reproduce. देखो किस तरह से चेंजेस नज़र आ रहे हैं ना। देख रहे हो कि जब एक ऑर्गेनिज्म दो इंडिविजुअल में टूटा, तो एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का चेंज आ गया, है ना। ये बस सिंबलाइज फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह से चेंजेस आते हैं, ऐसा कलर चेंज नहीं होता, ये दिखाने का तरीका है। तो क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन। द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल, है ना, और फिर 2 से 4 होंगे और धीरे धीरे चेंजेस होगा। और इवन कलर में कितने चेंजेस आ रहे हैं ना, तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। बोल रहे नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ़ दिस न्यू जनरेशन इन टर्न रिप्रोड्यूस। तो नई जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगी तो और वेरिएशन आएगा, है ना। तो एक टाइप का पहले से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ चुके होंगे, ऐसे अगर हम चलते जाएं स्टेप वाइज। वुड प्रेजेंट द सिचुएशन इफ़ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एंड हैपन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस, जो फिगर 9.1 है। ठीक है, if one bacterium divide and then resultant two bacterium divide again, the four individual bacteria generate would be very similar। ठीक है, सिमिलर होंगे, और दिस विल बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस। ठीक है, ऐसा नहीं एकदम मेजर हो जाएगा ना, ह्यूमन तो ह्यूमन ही रहेगा। जनरेशन एकदम अगर हम बहुत ब्रॉड रेंज में ना देखें तो देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल inaccuracies in DNA copying। ठीक है, however if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, क्योंकि टू ऑर्गेनिजम्स के साथ हो रहा है ना, डाइवर्सिटी जनरेट होगी। एज वेल एज विल सी व्हेन वी डिस्कस रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस के रूल देखेंगे तब भी ये चीज़ देखने वाले हैं। तो बोल रहे हैं, डू ऑल दिस वेरिएशन इन द स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल in the environment which they find themselves? Obviously not. Depending on the nature of variation, different individual would have different kind of advantages। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना एडवांटेज होगा। Bacteria that can withstand heat will survive better in heat wave, as well as discussed earlier. Selection of variation by environmental factors from the basic of evolutionary process, as we'll discuss in later section। देखो
सारे जो होंगे बैक्टीरिया होंगे, या फिर हम फ़िलहाल अभी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, है ना, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस टेम्परेचर पे। तो जो सर्वाइव करेंगे वो तो विथस्टैंड कर लेंगे हीट को, है ना, हीट को रोक पाएंगे। और ये सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म अ बेसिक ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस का बेसिस है ना। तो बात आती है हेरिडिटी पे। हेरिडिटी क्या होता है? द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। ठीक है, तो द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच trait and characteristics are reliably inherited. Let us take a closer look. ठीक है, हेरिडिटी मतलब क्या होता है? एक टाइप का जैसे इनहेरिट करता है ना किसी कैरेक्टर को या ट्रेड्स को। ट्रेड कैरेक्टर बात एक ही एक तरह से, है ना। तो वो कहाँ से इनहेरिट हुए होंगे, इस पर क्लोजर लुक देना। तो जैसे अगर आपको मैं ऊपर वाली फिगर दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से सेकंड, देखो फर्स्ट जनरेशन में तो एक ही था ऑर्गेनिज्म, थर्ड जनरेशन में ये ग्रीन कलर का हो गया है ना, राइट साइड में। तो वो सेकंड जनरेशन से इनहेरिट हुआ है, मगर बाकी सारी प्रॉपर्टी तो फर्स्ट जनरेशन से इनहेरिट है ना। तो ये सारी चीज़ों का पता लगाना हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आएगी। इनहेरिटेड ट्रेट, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस? We know that a child bears all the basic feature of human being. However, it does not look exactly like parent in human population show a great deal of variation, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो बेसिक जो है वो ह्यूमन बेसिक जो चीज़ें हैं, सांस लेना, जीभ, हाथ, नाक, ये सब चीज़ें तो रहेंगी भाई, है ना। वो कुछ चीज़ें जो हैं पेरेंट से भी मैच नहीं। देखो ये देख रहे हो, जैसे आप एक्टिविटी 9.1 देखो, तो यहाँ पे ईयर लोब जो हैं बाहर निकले हुए हैं, अक्सर हमारे बाहर निकले होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के क्या होते हैं, एकदम बॉडी से अटैच्ड होते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये इनहेरिटेड चीज़ है ना। फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स कहते हैं इनको। तो कुछ लोगों में ऊपर वाले, मेरे में तो ऊपर वाले हैं ना, मतलब कान जो है अलग ही है, ऐसे अटैच नहीं है। कुछ की गर्दन होती है एकदम, है ना। तो ऐसे कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम इनहेरिट करते हैं। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके रूल्स भी हैं। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये चीज़ तो बेसिक्स है कि भाई फादर और मदर ने जेनेटिक मटेरियल में इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया हो। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड पैटर्नल और मैटरनल डीएनए। ठीक है, देख के ही पता चल रहा होगा, है ना। फादर और मदर के डीएनए दोनों से ही इन्फ्लुएंस कर सकता है ट्रेट। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच सेल, वट विल देन द ट्रेट सीन इन चाइल्ड। तो किस तरह का ट्रेट आएगा, देखो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो मेंडल वर्कड आउट ऑन मेन रूल्स ऑफ सच इनहेरिटेंस एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट द सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट फॉर मोर देन अ सेंचुरी अगो। सेंचुरी यानी 100 साल पहले करा था, देखो, है ना। तो मेंडल जो थे वॉज एजुकेटेड इन मोनेस्ट्री एंड वेंट ऑन द स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ वयाना। Failure in the experiments for a teaching certificate does not surprise his zeal from scientific quest. तो देखो एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल होने के कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बड़े से महान लोग, मेंडल जो है ये बहुत ही एक तरह के, इनको क्या बोलते हैं, इधर लिखा नहीं हुआ है ना, कुछ ऐसे फादर ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे करके कुछ बोलते हैं, इन्होंने इसके बारे में पता लगाया था, है ना। तो he went back to his monastery and started growing peas. Many others had studied the inheritance of traits in peas and other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individuals exhibiting a particular trait in each generation. This helped him to arrive to the law of inheritance, है ना। तो देखो मटर के दानों के साथ इन्होंने काम करा। ऐसा पहले भी हुआ था, मगर उन्होंने इतना एडवांस में, जैसे जिसके पास नॉलेज आ जाती है वो अपने वे में लेके चलता है। तो इन्होंने साइंस और मैथ्स की दोनों की नॉलेज को लगाया और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाने में
ये जो मटर के दानों की एक्सपेरिमेंट है ये बहुत सक्सेसफुल रहा इनके लिए। तो मेंडल ने यूज़ करे नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पीस, round, wrinkled seed, tall, short plant, white, violet flower, and so on. He took pea plants with different characteristics. A tall and a short plant produced progeny by crossing them and calculated the percentage of tall and short progeny. करते क्या थे मेंडल? कहते थे कि मैं एक काम करता हूँ, छोटे पौधे लेता हूँ, शॉर्ट मतलब एक होते हैं ग्रोथ जिनकी कम होती है ना, होंगे वो मटर के ही मगर ग्रोथ कम होंगी, और एक होंगी ग्रोथ इनकी लंबी होगी। तो इन्होंने क्या करा, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करने का मतलब यही है कि उनसे नई जनरेशन निकलवाना है ना। तो फिर जाके पता लगाना कि जो नए बनेंगे इनके ऑफस्प्रिंग वो किस वे में बनेंगे, है ना। तो देखो जैसे टी मतलब दोनों कैपिटल टी हैं तो टॉल होगा, स्मॉल टी है तो शॉर्ट होगा। जब कैपिटल टी शॉर्ट के साथ क्रॉस कर गए तो ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग बने, सारे ही टॉल निकले, तो टी हो गया। आगे अब इन्होंने क्या करा, इन सारे टॉल ऑफस्प्रिंग को आपस में क्रॉस करवाया। तो असल में ये टी थे, ठीक है, ये मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के ब्लेंड थे। तो जब क्रॉस कर रहा तो फिर एक कैपिटल टी बना, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी ही रहा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक टी बना यानी छोटा टी बना, यानी 3 टॉल और 1 शॉर्ट प्लांट हो गया, है ना। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ओवर 2 जनरेशन। तो पहली जनरेशन क्या थी, ये जिसमें सारे ही टॉल बने, मगर ये टी कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के थे, मगर लास्ट में जो था आखिरकार एक शॉर्ट बन ही गया, है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ बच्चे होते हैं, अभी देखो तुम मटर के पौधे पे सोचो या फिर आम इंसान की ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चलती हैं, है ना। कुछ बोलते हैं कि भैया इनके माँ बाप की हाइट तो छोटी है, मगर इनके बच्चों की हाइट इतनी लंबी कैसे हो गई, है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे इनके माँ बाप की हाइट बड़ी थी, बच्चे की हाइट छोटी हो गई, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बच्चा यानी ये मैं इसकी पी प्लांट की बात कर रहा हूँ। तो in the first place there were no halfway characteristic in the first generation. F1 progeny जो थी वो मीडियम हाइट प्लांट, ऑल प्लांट वर टॉल, है ना। तो ऐसा नहीं था कि अगर एक छोटा प्लांट लिया फिर एक बड़ा लिया, उन दोनों को क्रॉस करवाया तो मीडियम हाइट के निकलेंगे, नहीं, सारे ही टॉल निकले। दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज सीन, नन सम मिक्सचर ऑफ द टू, है ना। तो इसका मतलब एक ने लीड करा, ठीक है, मिक्सचर कुछ नहीं हुआ ऐसा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, वर द टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन। तो जाहिर सी बात है, जब स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों ट्रेट हैं उनके अंदर और फिर भी वो बड़े हैं, यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी है कि फ्यूचर में एक ऐसे पी प्लांट को जनरेट करें जिसकी हाइट जो हो वो छोटी हो, यानी स्मॉल हो, ठीक है। तो वही उन्होंने कर दिखाया, लिखा है कि Mendelian experiment test is by getting both the parental plant, these F1 tall plant, to reproduce by self-pollination. The progeny of the parental plant are of course all tall. However, the second generation progeny of F1 tall plant are not at all tall. Instead, 1/4 of them are short. तो क्या वो 1/4 यानी 1/4 जो थे वो, देखो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 4 दिख रहे होंगे, है ना, और 4 में से एक छोटा दिख रहा होगा। असल में 4 का नहीं करा था उन्होंने, बहुत सारों का करा था। तो उसमें से पता लगा है कि 1/4 जो हैं वो छोटे हैं, यानी 4 में से एक छोटे हैं, हर 4 में से एक। दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ट्रेट इनहेरिट हुए थे, भले ही दिखे नहीं थे वो, मगर इनहेरिट तो हुए थे, तब जाके एक शॉर्ट प्लांट हुआ।
ठीक है. दिस लीड मेंडल टू प्रपोज दैट टू कॉपीज ऑफ फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. तो ये चीज़ तो मेंडल ने बताया कि 2 कॉपी होती हैं जीन की जो कंट्रोल करती हैं ट्रेट्स को, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. दिस टू अब देखो पॉलिनेशन वगैरह हो रहा है तो ये प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. These two may be identical or may be different depending upon the percentage. ठीक है. The pattern of inheritance can be worked out with the assumption as shown in figure 9.3. फिगर 9.3 हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना. तो इन दिस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे टी कैपिटल है और एक कैपिटल टी और स्मॉल आर टॉल प्लांट्स. ठीक है. देखो कैपिटल टी कहीं भी दिख जाएगा, टॉल तो होगा ही होगा. ठीक है. विद ओनली टी इज़ अ शॉर्ट प्लांट. इन अदर वर्ड सिंगल कॉपी ऑफ टी इज़ इनफ टू मेक प्लांट टॉल. तो डोमिनेट करता है. देखो ये चीज़ समझना, इसको बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट. द ट्रेट लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट वाइल दोज लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रेसेसिव ट्रेट. ठीक है. ध्यान देना रेसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है. वर्क आउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर डोमिनेंट एंड रेसेसिव इन फिगर 9.4. ठीक है. इस फिगर में कौन सा रेसेसिव है कौन सा डोमिनेंट. होता क्या है कि जैसे हम बोलते नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करें, मान लो तुमने अच्छा दाल मखनी में पनीर की सब्ज़ी मिला दी, है ना. अब क्या हुआ, तुम खा के देख रहे हो तो स्वाद आ रहा है पनीर का. ठीक है. शाही पनीर का स्वाद आ रहा है, मगर उसमें तो दाल मखनी भी थी. तो इसका मतलब शाही पनीर जो है डोमिनेंट है ना, उसका प्रभाव ज़्यादा है. और कहीं ना कहीं दाल मखनी जो है वो रेसेसिव है. ठीक है. तो ये चीज़ कैसे पता चलती है, मतलब एक तो ऑब्ज़र्व करके पता चलता है ना. जैसे यहाँ पे हुआ कैपिटल टी जो था डोमिनेंट था, थोड़ा सा भी होता था तो हमेशा टॉल प्लांट हो जाता था. अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है, 2 अलग अलग रंग हैं यहाँ पे, है ना, अलग अलग रंग के पौधे हैं. तो जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ और उससे बनने वाला ये F1 बना. अभी ये F1 जो है वो पिंक कलर का है ना. पिंक कलर समझते हैं इसको, पर्पल जैसा है मगर पिंक मान लेते हैं. ठीक है. पिंक और वाइट, पिंक और वाइट का क्रॉस हुआ तो फिर पिंक बना, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं वाइट का ट्रेट है. मगर और कैसे पता चला मेरे को ये, क्योंकि जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा तो फिर 1/4 जो है उसमें से एक जो है वो वाइट निकला. ऐसा कैसे हो सकता है ना. हो सकता है क्योंकि उसकी प्रीवियस जनरेशन में हुआ होगा. कभी कभार क्या होता है, तुम्हारे दादा बड़े स्ट्रांग होते हैं तो तुम भी हो जाते हो, मगर तुम्हारे पापा नहीं होते स्ट्रांग. ठीक है. ऐसा केस भी हो सकता है. What happen when a pea plant showing 2 different characteristics rather than just are bird with each other? What do the progeny of tall plant with round seed and short plant with wrinkled seed should look like? Are they all tall and have round seed? Tallness and round seed are the dominant trait. ठीक है. ये देखो लंबा होना या गोल होना, है ना, राउंड सीड होना डोमिनेंट रेट है. बट व्हाट हैपन व्हेन दीज F1 प्रोजेनी आर यूज्ड टू जनरेट F2 प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन, है ना. सेल्फ पॉलिनेशन से करेंगे तब क्या होगा. अ मेंडलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट सम F2 प्रोजेनी आर टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड सम वर शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड. तो इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ये फिगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, राउंड और ग्रीन है. तो यहाँ पे रिंकल्ड और येलो है. ठीक है. तुमने मटर के दाने देखे होंगे, है ना, ऐसे येलो कलर वाले भी होते हैं जो होते ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है खाने में बुरे होते हैं, मतलब टेस्ट तो थोड़ा अलग होता है मगर शरीर के लिए ठीक ही होते हैं. तो RRYY है ना, ये कैपिटल R था राउंड के लिए और स्मॉल y था ग्रीन होने के लिए, और स्मॉल r था राउंड ना होने के लिए और कैपिटल Y था येलो होने के लिए. अब ये दोनों जब क्रॉस करते हैं तो RY बन जाएगा, है ना. और RY से जो बनने वाला व्यक्ति है यानी F1 यानी पहली जनरेशन है, वो एक राउंड येलो बन जाएगा. देख रहे हो किस तरह से हुआ.
RRYY ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राउंड और येलो को हमने क्या माना है? डोमिनेंट कैरेक्टर माना है ना, अभी अभी बताया था, यही बोल रहे थे ना हम। कहाँ लिखा है? हम्म, चलो, तो यहाँ से RRYY बना। अब ये जो है, अब इसके सेल्फ करवाएंगे अगर इसको हम, तो देखो कितनी वैरायटी ऑफ सीड्स निकलेंगे, देख रहे हो? RRYY मतलब एक टाइप का सारे कॉम्बिनेशन निकाल दिए इन चारों के, ठीक है? 16 कॉम्बिनेशन, 4 के 16 कॉम्बिनेशन, 4 का स्क्वायर हो गया तो, ठीक है? तो हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड? हाउ डू द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क? किस तरह से ट्रेड दिखे जाते हैं, या मैकेनिज्म क्या है हेरिडिटी का? तो सेलुलर डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, है ना? प्रोटीन बनाने का काम करता है। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। तो शरीर में कैसा प्रोटीन बने वो डिसाइड करता है जीन, उस प्रोटीन का, ठीक है? हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर डिस्कसिंग हेयर? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉलनेस इज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? सो वी नो दैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ, है ना? ग्रोथ हार्मोन होता है प्लांट का। प्लांट हाइट कैन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन। कितना प्लांट हार्मोन होगा, अगर तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, तुम्हारी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। तो किस तरह से बन रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है? ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कंसीडर नाउ एन एंजाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। If this enzyme work efficiently, a lot of hormone will be made, है ना? And the plant will be tall. तो प्लांट हार्मोन को चलाने के लिए अगर एंजाइम ने काम करना बढ़िया कर दिया तो फिर प्लांट टॉल हो जाएगा। If the gene of that enzyme has an alter that make the enzyme less efficient, the amount of hormone will be less. और जीन ने कुछ खराबी कर दी तो फिर एंजाइम बना ही नहीं। अब एंजाइम नहीं बना तो हाइट कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा, है ना? तो प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। दस जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक इन ट्रेट। तो कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट वगैरह जीन कंट्रोल करते हैं। If the interpretations of Mendelian experiment we have been discussing are correct, then both parents must be contributing equal to the DNA of progeny during sexual reproduction, ठीक है? तो equal contribution होता है according to Mendelian experiment. We have seen that this issue is in the previous chapter. If both parent can help and trait in the progeny, both parents must be contributing a copy of the same gene, ठीक है? सेम जीन की कॉपी बना रहे हैं एक तरह से। दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन्स, one inherited from each plant. For this mechanism, each germ cell must have only one gene set. तो बोल रहे हैं कि हर एक पी का प्लांट जो है उसके पास 2 सेट होने चाहिए हर एक जीन के, ठीक है? एक इनहेरिटेड और मतलब एक मेल पेरेंट से लिया गया, एक फीमेल पेरेंट से लिया गया, है ना? दोनों के ही जीन होने चाहिए, ठीक है? फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव वन जीन सेट। तो एक सेट होना चाहिए भाई। हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज दैट ऑल सेल्स इन द बॉडी हैव? तो सही सवाल है कि ये जर्म सेल जो हैं वो सेट कैसे बना देते हैं जीन का, जब हमारे पास all other cells in the body have, then that all other cells in the body. If progeny plant inherit a single whole gene set from each plant, then the experiment explained in figure cannot work. तो क्या बोल रहे हैं, अगर progeny plant जो है वो single whole gene from the each plant, then the experiment explained cannot work.
This is because the word characteristic R and Y would have been linked to each other and cannot be independent. So ऐसा क्यों है? क्योंकि R और Y जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक हो रखे हैं. कैपिटल R मतलब राउंड, स्मॉल y मतलब ग्रीन. बताया था मैंने तुम्हें अभी, है ना? तो दिस एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट एज अ प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ DNA. तो जीन जो है वो जीन सेट के रूप में, ठीक है, एक सिंगल थ्रेड नहीं होती, बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस ईच कॉल्ड अ क्रोमोसोम. ठीक है, वैसे इंडिपेंडेंट देखा जाए तो क्रोमोसोम कहते हैं. दस ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, one for male and female parent. Every germ cell will take one chromosome from each pair, and this may be either maternal or paternal origin. ठीक, तो हर जर्म सेल जो है वो एक क्रोमोसोम लेगा फ्रॉम ईच पेयर, एंड दिस में भी या तो किसी का भी हो सकता है. ठीक है, व्हेन 2 जर्म सेल कंबाइन दे विल resort the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of DNA of the species. DNA stable रहे. Such a mechanism of inheritance explains the result of Mendelian experiment. तो ये mechanism जो है मेंडलियन एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेन करता है. इज़ यूज फॉर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा ही रूल होता है. आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं. तो इस आइडिया पे बात हो चुकी है. वैसे वी हैव डिस्कस द आइडिया दैट 2 सेक्स पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी समवट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना. हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड डिटरमाइन, है ना. कैसे पता चलता है लड़का या लड़की है. डिफरेंट स्पीशीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर दिस. Some rely entirely on environmental clues. Other in animals like few reptiles, the temperature at which egg fertilizer kept determine whether the animal develop egg will be male or female. तो देखो अलग अलग तरीके होते हैं पता लगाने के, मतलब वो मेल या फीमेल होने के. कुछ जानवरों में तो कितनी गर्मी है वहाँ पे वो भी पता लगाता है. ठीक है, कितना ये लिखा है ना कि द टेम्परेचर जिस पे फर्टिलाइज करें हैं वो डिटरमाइन करता है. जैसे स्नेल वगैरह में क्या करता है, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स. तो ये भी होता है कि इंडिविजुअल अपना सेक्स चेंज कर दे, जैसे स्नेल्स में हो गया. इंडिकेटिंग सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइन. ठीक है, इसका मतलब जेनेटिकली डिटरमाइन तो नहीं होता. हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड. ठीक है, ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है. इन अदर वर्ड, जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट डिसाइड वेदर वी विल बी बॉय और गर्ल. तो ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह से बॉय होगा गर्ल होगा. बट सो फार वी हैव अज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट. इफ़ दैट इज़ द केस, हाउ कैन दिस जेनेटिक मटेरियल डिटरमाइन. ठीक है, जैसे ये मेल है तो देखो आपको मैं एक बार बता देता हूँ ये एक्स वाई का चक्कर. जो स्पर्म होता है उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है. ठीक है, और ओवम के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है ना, हमेशा. तो देखो जैसे गैमीट है, एक्स और वाई है. ठीक है, और ओवम के अंदर हमेशा एक्स रहता है. तो जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, अगर वो एक्स के साथ मैच हुआ है तो एक्स एक्स हो जाएगा, इसका मतलब ऑफस्प्रिंग जो होगा वो फीमेल होगा. और एक्स वाई हो जाएगा, इसका मतलब ऑफस्प्रिंग जो होगा वो मेल होगा. तो ये जो है ह्यूमन बीइंग में इस तरह से डिटरमाइन करता है. ठीक है, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल हो जाएगा क्योंकि वाई डोमिनेट कर गया, और एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल हो जाएगा. ठीक है, लिखा है द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम आर नॉट पेयर्ड. मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव मैटरनल पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर्स. तो 22 पेयर होते हैं, बट वन पेयर कॉल्ड द क्रोमोसोम इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर. ठीक है, तो एक पेयर वो होता है हटके होता है,
वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ एक्स। तो वुमेन के पास तो एक्स एक्स होता है तो परफेक्ट पेयर होता है, मगर मैन जो है वो मिसमैच कर जाता है विद नॉर्मल साइज एक्स, वाइल द अदर इज अ शॉर्ट वन कॉल्ड वाई। सो वुमेन आर एक्स वाइल मैन आर एक्स वाई। ठीक है, तो हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉय एंड हाफ विल बी गर्ल। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट X chromosome from their mother regardless of whether they are boy or girl। ठीक है, तो हर व्यक्ति जो है अपना एक्स क्रोमोसोम तो मदर से लेता ही लेता है। ठीक है, और बाकी जो है वो एक्स हो वाई हो वो फादर से इनहेरिट करता है। द चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी गर्ल, और वाई करता है तो बॉय होगा। तो यही था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास में करेंगे एवोल्यूशन। ठीक है, बाय।